अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक कंपनी के इंटरनल एनालिसिस के बारे में कुछ बात करेंगे और देखते हैं कि कंपनी का जो इंटरनल एनालिसिस होता है उसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जब हम इंटरनल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो एक कंपनी के इंटरनल एनालिसिस का मतलब ये है कि हम एक कंपनी को इंटरनली एनालाइज करें कि आखिर उसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसका मकसद क्या है, उसकी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं या क्या परफॉर्म कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंस हैं, किस तरह से वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं या फुलफिल कर सकते हैं। फिर हम आगे जाकर देखेंगे कि CSFs क्या हैं, KPIs क्या हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी क्या होती है। स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, ठीक है जनाब। यह स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, आप कह लें। अच्छा, जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके आप लोगों को ज़ाहिर है समरी नोट्स भी दिए जाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें जो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर वो आपकी लर्निंग के लिए इजीली समराइज वे में मौजूद होंगी। देखिए, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है कि वो ऐसी परफॉर्मेंस दे जिससे उसके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। हम कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी का क्या मतलब है, कैपेबिलिटी का क्या मतलब है, क्या आप XYZ काम करने के केपेबल हो या नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से एक कंपनी की स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी का आप कह सकते हो कि ये मतलब होता है कि वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन या एन एंटिटी इज एबल या हैज़ एबिलिटी टू परफॉर्म, ability to perform ability of an organization या ability of an entity to perform tasks in order to achieve strategic objectives। अच्छा सर, ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि कंपनी के टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स या मकसद क्या हैं, यानी कि कंपनी जिन चीज़ों के लिए बनी है या जिस काम के लिए बनी है या जिस पर्पस के लिए बनी है वो पर्पस उसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होगा। तो कैपेबिलिटी या स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी हमें ये बताएगा कि एक इदारा क्या ये एबिलिटी यानी कि ये सलाहियत रखता है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके या नहीं। मिसाल के तौर पर लेट से हम यूं कह लेते हैं कि एक NGO है और उस NGO का एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वो लेट से गरीबों को खाना खिलाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए इस NGO के पास रेलेवेंट एबिलिटी है, कैपेबल है ये ऐसा करने के लिए या नहीं? इसका मतलब कि क्या NGO के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे ये काम हो सके या नहीं, क्या वो कॉम्पिटेंस अवेलेबल है, क्या फंड्स अवेलेबल हैं, क्या डोनर्स अवेलेबल हैं। इससे एक इदारे की स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी मालूम होती है या स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी का अंदाज़ा होता है या स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी पता चलती है, ठीक है। तो ये एक आप कह लो कि स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी एक इदारे की एबिलिटी होती है कि वो कितने आराम से अपने जो कोर मकसद हैं वो क्रिएट कर सकती है, वो अचीव कर सकती है या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक इदारा स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी रखता है यानी कि वो बआसानी अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है, तो उसी जैसे बहुत सारे जो इदारे हैं उनमें वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी रखता है, यानी कि वो उन चीज़ों को बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। अब इसके लिए आप एक पिरामिड बना सकते हो जिससे इस चीज़ को समझ सकते हो। नंबर 1, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी के लिए या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए
यानी कि दूसरों से एक बढ़तरी लेने के लिए या आगे रहने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो पहली चीज़ है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो इदारा है वो अपने मकसद अचीव करने के लिए ज़ाहिर है कुछ टूल्स चाहिए होंगे, हो सकता है कि कुछ मैन पावर चाहिए होगा, हो सकता है कि कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारी रिसोर्सेज उसके पास हैं या नहीं। अगर एक एनजीओ है, उसने ये तय किया है कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो क्या उसके लिए डोनर्स अवेलेबल हैं, क्या रेगुलर फंडिंग आएगी या नहीं, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिसके ज़रिए वो ये खाना गरीबों तक पहुंचा सके या नहीं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। दूसरी चीज़ जो होगी ना, वो होगी कोर कॉम्पिटेंस। ये कोर कॉम्पिटेंस भी जो है आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि दूसरों से आगे रहने के लिए। ठीक है जी। कोर कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है कि आपकी अपनी सलाहियत है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपकी एक कॉम्पिटेंस है उस स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है। इन दोनों के बाद अगली जो चीज़ आती है पिरामिड में, वो है एंटिटीज डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी कि एंटिटी इसको कैसे डिलीवर करेगी। इन चीज़ों की बुनियाद पर एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंस है और आराम से वो चीज़ें जो है वो डिलीवर कर सकती है अपने लोगों को, तो हम कहेंगे कि उस एंटिटी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है दूसरे प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री के ऊपर। एंड इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वो एक स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी का एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी यानी कि एक कंपनी की क्या सलाहियत है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए या नहीं, और उसमें कुछ रेलेवेंट बातें। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारी कस्टमर नीड्स, कस्टमर की ज़रूरियात। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एक सेपरेट चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी इंटरनल एनालिसिस में। अगली चीज़ है कस्टमर नीड्स। अच्छा जी, अब कस्टमर नीड्स क्या है। एक बिजनेस कब सक्सेसफुल होता है, एक बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अगर एक बिज़नेस ने सक्सेसफुल होना है, अगर एक बिज़नेस जो है उसने एक सक्सेस शो करनी है या एक सक्सेसफुल बिज़नेस है, उसकी क्या निशानी होती है। तो एक सक्सेसफुल बिज़नेस की सबसे बड़ी जो निशानी होती है ना, वो ये होती है कि उसके जो कस्टमर्स होते हैं, वो बिज़नेस उन कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है या मीट कर रहा होता है। यानी कि एक बिज़नेस है जो कि गुड्स या फिर सर्विसेज डिलीवर करता है, तो वो अपने गुड्स और सर्विसेज अगर इस तरह से डिलीवर करे कि उसके कस्टमर की नीड्स पूरी हो रही हों, मीट्स कस्टमर नीड्स सक्सेसफुली, एक इदारा एक कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को ऐसे डिलीवर करे कि उसके कस्टमर की सारी नीड्स पूरी हो रही हों, तो वो बिज़नेस एक सक्सेसफुल बिज़नेस होगा। ज़ाहिर है एक बिज़नेस पर रिपीट कस्टमर्स तभी आएंगे जब कस्टमर्स ये समझेंगे कि उनके जो डिमांड्स थी या वो जो चाह रहे थे या जो चीज़ें उनको चाहिए थी, वो चीज़ें उनको मिल रही हैं
अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो रिपीट बिजनेस भी आएगा और बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड आपके पास से जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में कोई सक्सेस अचीव करे। अब इससे हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि यार ये एक कस्टमर जो है उसकी नीड्स तो फुलफ़िल करनी है, उसकी डिमांड्स, उसकी ख्वाहिशात पूरी करनी है ताकि मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हो। लेकिन आखिर एक कस्टमर क्या फैक्टर्स या क्या बातें कंसिडर करता है जब वो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ख़रीद रहा होता है? तो कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1, प्राइस। जब आप कोई गुड या सर्विस ख़रीदने जाते हो तो उसकी जो कीमत होती है, उसकी जो प्राइस होती है, वो आपका एक मेजर कंसर्न होता। अगर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है और आपकी शायद वो ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं ख़रीदोगे। अगर सस्ती है तो ख़रीद लोगे। ऑन द अदर हैंड कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ सस्ती भी होती है और अच्छी भी होती है, लेकिन आपका एक परसेप्शन होता है कि यार सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी। तो प्राइस को आपने बड़े स्ट्रैटेजिकली ड्राफ्ट करना और अपने गुड्स या सर्विस की प्राइस ऐसी रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा भी ना हो, साथ में वो बहुत कम भी ना हो। ऐसा ना हो कि मार्केट जो है उसका कोई नेगेटिव इम्प्रेशन ले ले। सेकंड चीज़ है, जो भी आप प्रोडक्ट जिसका बिजनेस कर रहे हो उसकी क्वालिटी। जाहिर है आपके प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो रिपीट बिजनेस नहीं आएगा। क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। क्वालिटी से ही आपके वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है और आपकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई गुड हो चाहे वो कोई सर्विस हो। थर्ड चीज़ है फीचर्स। आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो आप देखते हो कि भाई इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, मुझे क्या क्या मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप लेट से किसी जगह पर ऑनलाइन लर्निंग का सोच रहे हो तो आप ये सोचते हो कि ऑनलाइन लर्निंग में मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या मुझे टेस्ट मिलेंगे, क्या मुझे मॉक मिलेंगे, क्या मुझे लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्या मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। हज़ार चीज़ें, तरह की दूसरी चीज़ें। एक और फैक्टर हो सकता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी वेटिंग टाइम से कंसर्न्ड है। आप एक रेस्टोरेंट गए, उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही लजीज है, बहुत अच्छा है और सारी वेराइटीज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पता है कि यार वहाँ जाऊँगा तो मुझे 3 घंटे या 4 घंटे वेटिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आप कर लो, लेकिन एक दिमाग में बात आएगी कि यार मैं 3 या 4 घंटे वेटिंग क्यों करूँ। यानी कि अब अवेलेबिलिटी वाली बात आ गई कि इंस्टेंटली जो अवेलेबल चीज़ होती है या ऑन स्पॉट या फ़ौरन आ जाए, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और एक दो कंपनीज़ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और सेम प्रोडक्ट है, एक बोलता है कि मैं 24 घंटे में डिलीवरी कर दूंगा और दूसरा बोलता है मैं 7 डेज़ में डिलीवरी करूंगा, तो आप उसको प्रेफर करोगे जो 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी कर देगा। फिफ्थ पर बात आ सकती है कन्वीनियंस ऑफ परचेज। यानी कि उसको परचेज करना कितना कन्वीनियंट है, उसको परचेज करने के लिए मेहनत तो नहीं होती बहुत सारी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो होम डिलीवरी का या फ्री डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो एक कन्वीनियंस है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया के किसी भी कोने में पड़ी हुई है, आप डिलीवर कर कर अपने घर मंगवा सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो शायद आप वो चीज़ नहीं मंगवाते। और छठी चीज़ जो कस्टमर नीड को डेवलप करती है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। अगर आपके प्रोडक्ट को कोई जानता ही नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट को कोई जानता ही नहीं है तो उसके ख़रीदने ना ख़रीदने का तो सवाल बाद में आता है। तो ये कुछ बातें या ये कुछ फैक्टर हैं जो कस्टमर नीड के हवाले से आपने जो है वो अपने पास
याद रखने होंगे। अच्छा, अब हमारे जो कस्टमर्स होते हैं या एक इदारे के जो कस्टमर्स होते हैं उसकी कितनी कैटेगरीज या कितनी टाइप्स हो सकती हैं। जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं ना, तो 3 तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर्स। अच्छा, ये याद रहे कि कंज्यूमर्स और कस्टमर्स डिफरेंट है। हाँ, कस्टमर्स जो आपकी चीज़ खरीदे, कंज्यूमर जो उसको इस्तेमाल कर ले, कंज्यूम कर ले। तो एक होते हैं आपके पास कंज्यूमर्स, ये वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को ख़रीद कर और अपना पर्सनल बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट फॉर वन सेल्फ, या ये वो लोग होते हैं जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स से आप ब्रेड बनाते हो। अब 2 तरह के लोग ब्रेड्स परचेज करते हैं। नंबर 1, हाउस होल्ड। ठीक है, हर किसी के घर में ये बड़ा कॉमन है कि नाश्ते में हम लोग जो है वो ब्रेड खाते हैं, और वो हम कंज्यूम कर लेते हैं और वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो उससे हमें हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो जो हाउस होल्ड है ना, दे आर कंज्यूमर्स। बट जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, उससे कुछ रेस्टोरेंट्स भी तो ब्रेड्स खरीदते हैं। अब ये रेस्टोरेंट्स कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर इन अ सेंस के ये वो लोग नहीं है जिनको एंड या इवेंचुअल बेनिफिट मिलेगा। ब्रेड बनाने वाली कंपनी से रेस्टोरेंट लाजमी तौर पर ब्रेड परचेज करेगा, लेकिन वो ब्रेड परचेज कर और फिर उससे सैंडविचेस बनाकर और कस्टमर्स को सैंडविचेस बेचेगा। ठीक है, यानी कि ये रेस्टोरेंट जो है वो ब्रेड परचेज कर अपना कोई प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट हाउस होल्ड के पास आएगा। तो इससे ये पता चला कि एक तो कंज्यूमर्स हो गए जो आप हाउस होल्ड से याद रख सकते हो। दूसरी तरह के लोग जो है ना, वो आपके हो जाते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर्स। ठीक है, यानी कि ये वो हैं जो एंड बेनिफिट नहीं लेंगे आपके प्रोडक्ट का। इसमें रेस्टोरेंट्स आ गए, यानी कि ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर उसको एनहेंस कर बेहतर कर डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज कर या आपकी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल कंसिडर कर फिनिश गुड्स में किसी और चीज़ में चेंज कर और फिर उसको बेचेंगे। एंड थर्ड कैटेगरी जिसको हम अलग से जनरली हाईलाइट करते हैं वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट के इदारे भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो इन 3 तरह के कस्टमर्स को आपने अपनी इंडस्ट्री में कैटर करना होता है। और आगे बढ़ते हैं, और अगली चीज़ हम इंटरनल एनालिसिस के हवाले से जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी कि जब आप मार्केटिंग करते हो तो 4 P हैं, 4 बातें हैं जिनको आपने कंसिडर करना है। और वो 4 चीज़ें या 4 P क्या हैं, आइए देखते हैं। पहली चीज़, प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट से क्या मतलब है? यानी कि जब आप अपने 4 पीस को मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हुए 4 पीस जो आपने कंसिडर करने हैं, उसमें से पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पी जो है वो आपकी प्रोडक्ट है। आप जब मार्केटिंग करोगे तो आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को देखना,
कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना है मार्केट करते हुए, उसकी क्वालिटी कैसी है। जाहिर है जब आप मार्केटिंग का एक बजट भी डेवलप करोगे या उसकी मार्केटिंग करोगे या उसको बेचना शुरू करोगे या उसको मार्केट में लाना शुरू करोगे, तो आप रेलेवेंट ऑडियंस पिक करने के लिए अगर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो आप उसकी मार्केटिंग भी उन प्लेटफॉर्म्स पर करोगे जिस पे जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अचीव करते हैं। और भी कुछ बातें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल रिलायबल डिलीवरी, क्या डिलीवरी रिलायबल है मेरे प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल सर्विस, क्या मैं अपने प्रोडक्ट की कोई आफ्टर सेल सर्विस देता हूं या नहीं। ठीक है। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री के केस में प्रोडक्ट जो है उसमें आपके पास जो उसकी क्वालिटी है उसमें वो टेक्निकल लोग या इंजीनियर्स या इंटरपर्सनल स्किल्स जो होंगी सर्विस प्रोवाइडर्स की, वो बड़ी काम आएंगी। सेकंड जो पी है आपका वो है आपकी प्राइस। ठीक है। मार्केटिंग करते वक्त आप अपने कस्टमर्स को परसुएट कर सकते हो या उनको एक अर्ज डेवलप कर सकते हो लो प्राइजेस शो कर कि यार हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है 50% ऑफ, 60% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ, तो आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। यानी कि आप प्राइजेस को बहुत लो रखो। ठीक है ना। इसी तरह से इससे सिमिलर आप इसको यूं ब्रेक भी कर सकते हो कि कस्टमर्स को आप दो तरह से परसुएट कर सकते हो, या तो आप प्राइजेस ही लो रखो या तो आप अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑफर करो। हम इसको दो में ब्रेक कर लेते हैं। अब देखें, लो प्राइस का रखने का मतलब ये है कि प्राइस ही लो थी, प्राइस ही कम रखी। और एट्रैक्टिव डिस्काउंट्स का मतलब ये कि प्राइस तो हाई थी लेकिन कभी आपने न्यू ईयर सेल लगा दी, कभी आपने क्रिसमस सेल लगा दी, कभी आपने लेट से पाकिस्तान डे सेल लगा दी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इसके बाद जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होगे या मार्केटिंग मिक्स में या प्रोडक्ट को बेचने के जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करते हुए आप उसकी प्लेस भी कंसिडर करोगे। यानी कि लोग उस प्रोडक्ट को किन तरह से परचेज कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके हैं उसको परचेज करने के। फॉर एग्जांपल, क्या लोगों को जो है वो लेट्स से एक रेस्टोरेंट है तो क्या उन लोगों को डाइन इन करने की फैसिलिटी है, क्या टेक अवे की फैसिलिटी है, क्या डिलीवरी ही करवानी पड़ेगी, क्या तीनों फैसिलिटीज़ हैं, क्या इनमें से कोई एक फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तरह के फैक्टर्स। एंड फाइनली प्रोमोशन। ठीक है। यानी कि वो तरीके जिन तरीकों से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट या प्रोमोट करोगे। अच्छा जी, फिर इंटरनल एनालिसिस के हवाले से एक और चीज़ डिस्कस करते हैं और वो है हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। अच्छा, जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है ना, उसके लिए मैं आपको एक अलहदा से लेक्चर भी दूंगा जिसको आप देखकर और मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस को जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस का बड़ा ब्रीफ रखूं, एक आइडिया दूं आपको, और फिर जब हम सवाल सॉल्व करें तो उसमें बहुत सारी मज़ीद चीज़ें डिस्कस्ड हों। अच्छा, तीन चीज़ें मैं आपस में लिंक कर देता हूँ। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, की परफॉर्मेंस indicators, critical success factors, key performance indicators and objectives। ठीक है। ये तीन बातें एक इदारे के लिए आपस में लिंक्ड होती हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, आप अपना हर
इसको समझने के लिए आप अपने आप की मिसाल ले लें, ठीक है। जब आप कोई कोई मकसद सेट करते हो ना, उस मकसद को अचीव करने के लिए जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की अटेम्प्ट में, मेरे जो अगले एग्ज़ाम आएंगे उसमें मैं जो है ना वो 3 पेपर्स दूंगा और तीनों को पास करूंगा। ये इसने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ये इसने अपना एक मकसद तय कर लिया। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? 3 पेपर्स दूंगा और तीनों को पास करूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए असेंशियल हैं या नेसेसरी हैं। ठीक है, आई रिपीट, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, क्रिटिकल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सक्सेस कामयाबी, फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स, वो बातें जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हर वो असेंशियल, नेसेसरी, कोर, इम्पॉर्टेंट बात होती है जो अगर तो प्रेजेंट होगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, जो कि 3 पेपर्स को पास करना। मिसाल के तौर पर लेट से मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि यार मुझे 3 पेपर्स जो है वो पढ़ने हैं और पढ़कर उनको इंशाल्लाह क्लियर भी करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके लिए CSF क्या है? एक CSF ये हो सकता है कि लेट से मैं रोज़ सुबह लाइब्रेरी जाऊंगा और लाइब्रेरी में मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। दूसरा CSF ये हो सकता है कि मैं एक कोर्स रिकॉर्डेड ले रहा हूं, तो मैं हर वीक या मेरा वीकली टारगेट होगा कि लेट से अगर 200 घंटों का कोर्स है ना, तो मेरा वीकली टारगेट होगा कि मैं 15 आवर्स जो है ना वो पढ़ूंगा। तीसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये हो सकता है कि मैं डेली रिवीजन करूंगा। चौथा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये हो सकता है कि मैं पूरे सेशन में हर सब्जेक्ट के 10 टेस्ट और एक मॉक एग्जाम तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। यानी कि आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था ना, उस ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर आपने वो मेजर, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, कंपलसरी, क्रिटिकल बातें आइडेंटिफाई करनी जो आपने इंश्योर करनी है कि अचीव हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका ख्याल रख लिया और ये बातें हुई तो मेरा मकसद अचीव हो जाएगा। जाहिर है मैं रोज़ लाइब्रेरी में जब 8 घंटे पढ़ूंगा, जब मैं वीकली 15 घंटे के रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस ले रहा हूँगा, जब मैं डेली रिवीजन कर रहा हूँगा और जब मैं 10 टेस्ट और एक मॉक दे रहा हूँगा, तो मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि ये वो बातें हैं जो मेरे पास होने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं और ये मेरे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। ये होंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो सर फिर KPI क्या है? KPI या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है ना, वो आप समझ लो कि आप ये देखते हो इनमें कि क्या CSF अचीव हो भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि ये एक असेसमेंट टूल है, असेसमेंट टूल टू चेक whether CSF are being achieved।
मिसाल के तौर पे लेट से आपने टारगेट बनाया हुआ है कि 8 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ूंगा। आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से मंडे को आपने 4 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ा, ट्यूसडे को 3 घंटे और वेडनेसडे को जो है वो 6 घंटे पढ़ा। तो क्या आपका पहला वाला CSF या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अचीव हुआ या नहीं? KPI बोलेगा नहीं अचीव हुआ। तो KPI से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है आप कहाँ पर खड़े हुए हो। अगर आपका KPI ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके CSF मीट नहीं हो रहे तो आपने रेलेवेंट मेजर्स लेना है। मिसाल के तौर पर आपने सोचा हुआ था कि यार मेरी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि मैं 15 घंटे डेली पढ़ाई करूं, और आपने वीक 1 और वीक 2 में जब आपने ऑब्जर्व टाइम देखा तो आपने देखा कि यार पहले वीक 17 घंटे पढ़ा था, दूसरे वीक 20 घंटे पढ़ा था। तो इस केस में आपका रेलेवेंट CSF अचीव हो रहा। तो KPI आपको हेल्प करता है ये वैल्यूएट करने में कि वेदर आपका CSF अचीव हो रहा है या नहीं। अगर CSF आपने बना लिए और वो CSF KPI के हिसाब से अचीव भी हो रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे रेलेवेंट जो है वो जॉनसन एंड स्कूल्स JNS, जॉनसन एंड स्कूल्स जो है उन्होंने एक 6 स्टेप अप्रोच बनाई। 6 स्टेप अप्रोच, 6 स्टेप अप्रोच टू यूजिंग CSF या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इस्तेमाल करने की 6 स्टेप अप्रोच बनाई। इन्होंने क्या अप्रोच बनाई? स्टेप नंबर 1, कुछ स्टेप्स लिखते हैं यहां पर। इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो आप जो है ना वो आइडेंटिफाई करो अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कस्टमर नीड्स और 4 P's ऑफ मार्केटिंग को लाजमी दिमाग में रखो, जो हमने ऊपर ब्रीफली डिस्कस करे। स्टेप नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि आप ये देखो कि CSF या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किए हैं इनको अचीव करने के लिए क्या चीजें नेसेसरी हैं। ठीक है, क्या चीजों की जरूरत है, किन चीजों को करना है। स्टेप नंबर 3, इन्होंने ये कहा कि भाई इस हिसाब से एक इदारे को अपनी कॉम्पिटेंस डेवलप करनी चाहिए ताकि वो CSF अचीव कर सके। मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट की सक्सेस के लिए जो CSF हो सकता है वो क्या हो सकता है? कस्टमर नीड के हिसाब से क्वालिटी फूड। क्वालिटी फूड के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा जो है वो शेफ़ चाहिए, और अच्छे शेफ़ के लिए क्या करना है? करंट जो आपके शेफ़ हैं उनकी ट्रेनिंग करवानी है। करंट शेफ़ की ट्रेनिंग करवाऊंगा, अच्छा शेफ़ आएगा, अच्छा शेफ़ आएगा क्वालिटी का खाना पकाएगा, अच्छा खाना पकाएगा, CSF अचीव होगा, रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। स्टेप नंबर 4, KPIs आइडेंटिफाई करो हर कॉम्पिटेंसी के लिए। मिसाल के तौर पर आपने ये सोच लिया कि अच्छा खाना पकाने के लिए जो कि मेरा CSF है, अच्छा शेफ़ चाहिए। अच्छा शेफ़ हासिल करने के लिए उसकी ट्रेनिंग करवानी है ताकि उसमें वो कॉम्पिटेंस डेवलप हो, और अच्छी ट्रेनिंग का मायार ये है कि लेट से उसको जो है ना वो 50 आवर्स का कोई शेफ़ का XYZ कोर्स है वो हमें कंप्लीट करवाना है। तो क्या वो हमने कोर्स कंप्लीट करवाया है या नहीं? अगर करवा लिया तो वो KPI हमारे पास पॉजिटिव है, और अगर नहीं करवाया तो वो KPI पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आप अपनी फर्म में इन बातों पर एम्फेसिस करो कि जो क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज हैं वो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, ताकि आप अगर अपनी क्रिटिकल यानी कि इम्पोर्टेंस क्रिटिकल कॉम्पिटेंस को डेवलप कर लेते हो तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके करीब आने में उनको मुश्किल होगी।
यानी कि आप अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे शेफ रख रहे हो, तो ऐसा ही अगर आपका कॉम्पिटिटर भी करेगा तो वो आपके करीब आ सकता है, अदरवाइज वो आपके करीब नहीं आ सकता। और स्टेप 6 उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करो। मॉनिटर यानी कि इंश्योर करते रहो केपीआई के ज़रिए कि क्या ये सब अचीव हो रहा है या नहीं। अब यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को एक समराइज्ड हैंडआउट के ज़रिए में भी मिलेंगी, और जब आप मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स करोगे, हम इन टॉपिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, तो ये जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, इसका सवाल कैसे आएगा, या सर आपने एक ओवरव्यू दे दिया, इसकी और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने इस हवाले से फ़िक्र नहीं करनी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस लेक्चर को देखकर, चीज़ें नोट कर कर और रेलेवेंट हैंडआउट से चीज़ें याद करनी है। जब हम सवाल करेंगे सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मॉडल की भी, ये जो 6 स्टेप वाला मॉडल है, इसकी भी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह एक क्वेश्चन के ज़रिए ज़रूर करेंगे। तो यहाँ तक आप इंटरनल एनालिसिस के बारे में चीज़ें देखें, और फिर मैं मज़ीद चीज़ें जो है वो अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूँ।